दोस्तों, लोगों को हम यूनिवर्स के बारे में बताएंगे कि यूनिवर्स होता क्या है, ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? अणु से लेकर मतलब एक छोटा अणु अणु से लेकर ग्रह उपग्रह तारों एवं आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। जो ब्रह्मांड होता है उसमें छोटी से छोटी चीज़ जैसे कोई भी अणु हो गया, कोई भी धूल मिट्टी के कण हो गए, ग्रह बन गया, उपग्रह बन गया, तारे हो गए, इन सबको मिलाकर जो आकाशगंगा है, इन सब के जो समूह तैयार होते हैं उन्हीं समूह को आकाश ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करना, ब्रह्मांड के बारे में सीखना पढ़ना जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड की अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसके सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत का नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थियरी के नाम से जाना जाता है। प्रतिपादक जॉर्ज लैमेत्रे ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इस सिद्धांत का बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में एक बिंदु पिंड से संग्रहित था। जो ब्रह्मांड था वह एक ही बिंदु था, मतलब एक ही धूल कणों का बड़ा सा टुकड़ा था। बाद में इसका आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम तथा इसका तापमान भी अधिकतम था। इस पिंड के कणों के बीच आकर्षण बल के कारण घर्षण की उत्पत्ति हुई, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इसके कारण इसके तापमान में वृद्धि हो गई और वृद्धि से इसके दाब में भी वृद्धि हो गई। एक ऐसा समय आया और यह विस्फोट कर गया। ठीक है, तो यह इसका घनत्व और इसका तापमान बहुत अधिक था। इस कारण जो है कि इसके अंदर कुछ घर्षण क्रियाएं होने लगी और घर्षण क्रियाओं के होने के उपरांत जो है ये टूट गया, इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह घटना आज से 15 अरब वर्ष पहले की मानी जाती है कि 15 अरब वर्ष पहले ये सब घटनाएं जो बिग बैंग की घटना हुई थी वह 15 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद विस्फोट से बिखरे हुए कण के संकेंद्रण से आकाश गंगाएं एवं तारों का निर्माण हुआ। जो आकाश गंगाएं बनी हुई हैं और जो तारे बने हुए हैं, यह जो बिखरे हुए विस्फोट के कारण जो बिखरे हुए कण थे, इन्हीं केंद्र कणों का संकेंद्रण हुआ, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर एक केंद्र बनाई और उसके चारों तरफ ये आकाश गंगाएं और तारों की उत्पत्ति हो गई। तारों के ऊर्जा एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है। जो तारे होती हैं इसमें हमेशा ऊर्जा निकलती रहती है, अर्थात ये हमेशा चमकते रहते हैं। तो इनमें जो ऊष्मा और ऊर्जा होती है यह हाइड्रोजन के कारण होती है। हाइड्रोजन ही इनका मुख्य कारण है जो ऊर्जा इनको देता रहता है। स्टीफन हॉकिंस ने अपने अध्ययनों में कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, जिससे ब्रह्मांड के पिंड, तारे एवं आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि ब्रह्मांड एक पिंड से संकेंद्रित हो जाएगा। हालांकि स्टीफन से पहले एडमिंड हम्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया था। तो स्टीफन ने बताया कि ये जो ब्रह्मांड के कण है या जो ब्रह्मांड में आकाश गंगा, तारे, ये सब है, यह सब जो है कि अब दूर हो रहे हैं, यह फैल रहे हैं। मतलब इनका जो आकर्षण शक्ति है या इनका जो गति है, अब यह गतिज ऊर्जा और आकर्षण शक्ति धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे यह दूर जा रहे हैं। और इसके पहले भी एडमिंड हम्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में ये सब बातें बताए थे। इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए स्विट्जरलैंड के भूमिगत प्रयोगशाला में एक महाप्रयोग किया गया। यह जो सिद्धांत बना, बिग बैंग सिद्धांत जो बना, इस बिग बैंग सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, इसको टेस्ट लेने के लिए स्विट्जरलैंड में एक भूमिगत जो है प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया। इसे महाप्रयोग भी कह सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने में प्रयोग था, जिससे कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। और यह जो प्रयोग था, इस प्रयोग में दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो एस्कोमोलॉजी थे, इन लोगों ने भाग लिया। महाप्रयोग में फोटॉन कणों की वर्षा की गई, जिससे महाविस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जो था हिग्स या बोसान या गॉड पार्टिकल की खोज की गई। इसी से गॉड पार्टिकल, जिसको हम हिग्स बोसान भी कहते हैं, इस स्थिति में जो विस्फोट हुई थी, इससे ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, गॉड पार्टिकल, इसकी खोज की गई। यह तो हो गई हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, अब हम आप लोगों को ब्रह्मांड से संबंधित जो आकाशगंगा है, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, इनके बारे में धीरे धीरे से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आकाशगंगा की तरफ। आकाशगंगा, जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं, आकाशगंगा को हम गैलेक्सी भी कहते हैं। आकाशगंगा तारों का विशाल समूह है, जिसके अरबों तारे विद्यमान होते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसको हम मिल्की वे भी अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, इसका नाम मिल्की वे या
मंदाकिनी है। और जो आकाश गंगा होती है ये हजारों तारों का एक समूह होती है, इसमें हजारों तारे होते हैं, ठीक है, अरबों तारे, करोड़ों तारे भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत से तारे विद्यमान होते हैं और तारों का जो समूह बनता है, इन्हीं समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। अब हमारा जो आकाश गंगा है इसमें अरबों तारे हैं, ठीक है, और उस आकाश गंगा को हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। तारा क्या होता है? देखिए, तारा, इसको अंग्रेजी में स्टार बोलते हैं। तारा यह ब्रह्मांड का वह पिंड है जिसमें जिसके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा एवं ऊर्जा और प्रकाश होती है। इन तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन होता है। अभी जैसे शुरू में हमने बताया कि जो तारे होते हैं, इन तारों का मुख्य ऊर्जा, मतलब इन तारों को ऊर्जा देने का काम जो है हाइड्रोजन करता है, ठीक है। तो जो तारे चमकती हैं, जो तारों में ऊष्मा निकलती है, तारों से जो प्रकाश निकलता है, यह हाइड्रोजन के कारण होता है। अब देखिए, तारे, कई तारे मिलकर बनाती हैं तारामंडल, ठीक है, जिसे प्लांटिनियम कहते हैं। तारों के विशेष समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों का एक विशेष समूह होता है जिससे वो संबंधित होते हैं, उनको हम तारामंडल कहते हैं। इसे इसे प्राचीन भारत में नक्षत्र भी कहा जाता है। जो तारों का समूह होता है, जो तारामंडल होता है, इसको प्राचीन भारत में नक्षत्र भी कहते थे। होता था, कभी कभी लोग कह देते थे यार नक्षत्र बहुत खराब बा, इस तरह से लोग बातें करते थे। तो कुछ नक्षत्रों के नाम, जो कुछ तारामंडल है, उन तारामंडलों के नाम जैसे जेमिनी है, ओरियन है, टाइरस है, लेपस है, सप्तऋषि है, ये सब हमारे तारामंडल, जो आसपास के तारामंडल है, इस तारामंडलों के नाम है। तारों का जीवन, अगर लाइफ ऑफ स्टार के बारे में देखें कि तारों का जीवन कितना होता है, क्या होता है। देखिए, तारों के जीवन पर सबसे बड़ा अध्ययन भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने किया था। उन्होंने बताया कि तारों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहले तो उन तारों को रखा जिसका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम था। देखिए, जो तारे, ग्रह, इसको नापने की, सबको नापने की एक इकाई होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम किसी वजन को नापते हैं तो आप क्या करते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, टन में नापते हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने का, जैसे मान लीजिए किसी ग्रह के बारे में बताना, तो इसको तो हम द्रव्यमान में तौल नहीं सकते हैं कि कितने किलो का है या इतने टन का है, तो इसको हम द्रव्यमान में नहीं तौल सकते। तो इसके लिए जो है एक सौर द्रव्यमान बनाया गया है, ठीक है। तो जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम है, तथा दूसरे भाग में उन तारों को जिनका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक था। इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया इन तारों को। चंद्रशेखर सीमा, जो चंद्रशेखर की लिमिट है, मतलब उन्होंने बताया जो कि यह तारे किस प्रकार के होते हैं या तारों का जो जीवन होता है कैसा होता है, इसके बारे में उनकी सीमा क्या है। उन्होंने बताया कि 1.4 सौर द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। जो 1.4 सौर द्रव्यमान है, ठीक है, इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश क्रम, प्रकाश ऊर्जा का क्रम अगर बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का क्रम कैसा होता है, जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है वो कैसा क्रम होता है। नीला, सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, काला, यह होता है। और जो 1.4 सौर द्रव्यमान से कम होते हैं वे रक्तदान होते हैं, या सफ़ेद वामन होते हैं, या सुपरनोवा होते हैं, या काला वामन होते हैं। और दूसरा तो 1.5 सौर द्रव्यमान से अधिक जो होते हैं, इन्हें यूरान तारा या पल्सर भी कहते हैं, जिसे हम ब्लैक होल या इसे रक्तदानों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो रक्तदानों क्या होते हैं, तो देखिए, रक्तदानों जिन तारों का द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम होता है, वे तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम होता है, तब इनका यश समाप्त हो जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन लगभग समाप्त होने वाला होता है, तो यह ठंडे होकर लाल हो जाते हैं। अब देखिए, कोई भी वस्तु जब जलती है, खूब तेज़ी से जब जलती है, तो वह बहुत ही चमकीला, बहुत ही ब्राइटनेस दिखाई पड़ती है। लेकिन जब धीरे धीरे वह वस्तु ठंडी होती है तो लाल होती है, फिर और ठंडी होती है तो काला हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से कम है और इनका यश क्या हो गया, इनका ये हाइड्रोजन जो है वो समाप्त हो गया, वो ठंडे होकर लाल हो जाते हैं, इन्हीं को रक्तदानव कहा जाता है। अब दूसरे प्रकार के जो तारे होते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा, ये तारे अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं।
जो तारे एकदम जान लीजिए कि पूरी तरह से ठंडी हो गई, जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे वहाँ कंडी कंडी उठती है, कंडी को जब जलाया जाता है, जब जलता है तो बहुत तेज़ी से प्रकाशमय होता है, लेकिन बाद में जब वो बुझने को होता है तो उसका कलर जो है लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जब लाल कलर की अवस्था में होता है कोई तारा तब उसे दानो तारा कहते हैं। ठीक है, रेड ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब यही अपनी अंतिम अवस्था मतलब जान लीजिए कि एकदम बुझने वाला होता है, ठीक है, तब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और विस्फोटक हो जाते हैं। ऐसे विस्फोटक तारों को सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, अब आगे है सफ़ेद वामन। ये सफ़ेद वामन क्या होते हैं? जब तारों की ऊर्जा पूर्ण रूप से समाप्त होती है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी है, पूरी तरह से एकदम जान लीजिए कि जिसे राख बोलते हैं, उस तरह से जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह अत्यंत चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रकाश के तारों को सफ़ेद वामन कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे के बारे में बात करें कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं? ऐसे तारे हैं जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से अधिक होता है। जो एक सौर द्रव्यमान होता है, एक सौर द्रव्यमान से जिनका अधिक होता है, इसके अंदर के हाइड्रोजन भी समाप्त हो जाते हैं, तो इस तारों में अत्यधिक विस्फोट होता है। अत्यधिक विस्फोट होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन इनको छोड़कर पलायन कर जाते हैं, तो इस प्रकार के तारों को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। लास्ट वाला है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? तारे के जीवन में की अंतिम अवस्था जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है, इस कारण यह किसी पदार्थ को अपने से बाहर जाने नहीं देता। इस प्रकार के तारे को ब्लैक होल कहा जाता है।